नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, यदि आपने लूसेंट याद करी है, लूसेंट पढ़ी है कभी भी या कोई सी भी बुक पढ़ी है, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट में 50 में से केवल 20 प्रश्न सही करके दिखाइए जीके के। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन 50 में से 20 प्रश्न सही कर पाता है। कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना कि 20 क्वेश्चन किस किस के सही गए। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और बार बार 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है यहूदी हैं, तो ये यहूदी धर्म का पालन करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, यहूदी लोग यहूदी धर्म का ही पालन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। तो संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता, उनका नाम था अशोक। राजा अशोक ये संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। ऑप्शन नंबर सी। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। चोल, पल्लव, कुषाण या मौर्य। तो जो कनिष्क थे, राजा कनिष्क, ये आपके कुषाण वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश राइट आंसर हो जाएगा राजा कनिष्क के लिए। सेम क्वेश्चन है, कनिष्क डैश वंश का सम्राट था। तो कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। तो याद रखिएगा, चीनी यात्री जो नालंदा आया था वो था आपका हेनसांग, और हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र के तौर पर काम किया, और जब वहां पर पढ़ के सीख गया बहुत अच्छा, तो शिक्षक के तौर पर भी काम किया। ऑप्शन नंबर सी, हेनसांग राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था। तो गुप्त वंश की राजधानी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पाटलिपुत्र, गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं, ऑप्शन देखो, बेंगलुरु, कोणार्क, मुंबई या जयपुर। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये मुंबई में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था चंदेल वंश के शासकों ने। ऑप्शन नंबर डी, चंदेल वंश के शासकों ने राइट आंसर है। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। तो गुलाम वंश के बारे में देखें तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का था, कैकुबाद भी और बलबन भी गुलाम वंश का था। हम्मीर गुलाम वंश का नहीं था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली की सबसे पहली महिला शासिका, ये नाम याद कर लो, 50 बार क्वेश्चन में आ चुका है, पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। रजिया सुल्ताना, ये दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर, रजिया सुल्ताना। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का जो पहला युद्ध था, ये लड़ा गया था आपका 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1526 ईस्वी राइट आंसर है। कृष्णदेव राय डैश साम्राज्य के शासक थे। तो कृष्णदेव राय बहुत ही फेमस है और इनका साम्राज्य भी बहुत फेमस था, विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य के जो है शासक थे कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी। डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई या गाजी मान लिया गया। कहां पर जीतने के बाद। तो याद रखना, बाबर, ऑप्शन देखो पहले, काबुल का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध या घाघरा का युद्ध। तो बाबर ने जब खानवा का युद्ध जीत लिया था, उसके बाद जो है उसको गाजी की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, खानवा के युद्ध के बाद। मुगल साम्राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था। अकबर, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी या बाबर। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर, ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर के समय से ही सबसे पहला शासक मुगल साम्राज्य का बाबर। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया। तो खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था, ये लड़ा गया था बाबर के बीच में, और बाबर ने लड़ा था राणा सांगा से। ऑप्शन नंबर ए, बाबर और राणा सांगा राइट आंसर है। पानीपत का प्रथम युद्ध ये कहां पर हुआ था। तो पानीपत जो जगह है ये आपकी पड़ती है कहां पर। तो पानीपत पड़ती है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनवाया था या बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था।
दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कितने शानदार क्वेश्चन हैं, और ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना उसमें पूछ सकते हैं। और ऐसे जीके के हमने 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं। कितने निकाले हैं? 10,000 जीके के क्वेश्चन। यदि आपने वो 10,000 जीके के क्वेश्चन याद कर लिए तो सोच लीजिए कितनी अच्छी जीके आपकी हो जाएगी। यदि आपको ये प्रश्न चाहिए 10,000 जी के क्वेश्चन, तो ये 300 रुपये की पीडीएफ है और ये व्हाट्सएप पर मिलेगी। लेकिन अभी सबके एग्जाम चल रहे हैं तो ये 300 रुपये की पीडीएफ मात्र और मात्र 99 रुपये में हम आप सभी को दे रहे हैं। आप में से जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जो सक्षम है 99 रुपये पेमेंट करने में, पेमेंट करके ये पीडीएफ लेके ये 10,000 क्वेश्चन पूरे रट लेना। आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो जरूर ये पीडीएफ लेना, जो भी सक्षम है 99 रुपये पेमेंट करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो बीरबल जो थे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये अकबर के दरबार के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए, अकबर के दरबार में रहते थे बीरबल। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो आलमगीर कहा जाता था आपका औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? तो आपकी जो मोती मस्जिद है ये आगरा का किला, ऑप्शन नंबर बी, आगरे के किले के अंदर है मोती मस्जिद। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का किला कहां पर स्थित है, किस राज्य में? तो जैसलमेर का किला ये आपका है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, राजस्थान राज्य में है आपका जैसलमेर का किला। भारत में फोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे स्थित है? तो भारत में फोर्ट विलियम ये आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, हुगली नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवील नामक साप्ताहिक पत्र की स्थापना की? तो कॉमनवील नामक जो पत्रिका थी साप्ताहिक, इसका जो स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था इसको, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड केनिन। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड केनिन जो है भारत का गवर्नर जनरल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके डैश में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। तो संविधान सभा की मांग को 1936 में फैजपुर अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, फैजपुर अधिवेशन राइट आंसर है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाम में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, बेलगाम राइट आंसर है। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था? तो 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। 1930 में महात्मा गांधी ने डैश के विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था। तो 1930 की बात है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा का जो आयोजन किया था ये नमक पर लगाए गए कर के विरुद्ध किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, नमक पर लगाए गए कर के विरुद्ध किया था। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा सृजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो भारत के गवर्नर जनरल यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सी राजगोपालाचारी जी ये भारत के गवर्नर जनरल रह चुके हैं। सी राजगोपालाचारी जी, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा, ये भारत के गवर्नर जनरल रह चुके हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये नारा इनमें से किसका था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक ने ये बोला था। तो बाल गंगाधर तिलक जी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे? तो सारे जहां से अच्छा जो गाना है इसके बोल लिखे गए हैं मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो करो या मरो का नारा ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्न द्वारों में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति के रूप में किया गया? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया गेट का निर्माण किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की
स्मृति के लिए। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी इंडिया गेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया था? तो 1946 में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू जी को आमंत्रित किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? तो लगभग सिंधु घाटी सभ्यता ये 2500 से 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो यहाँ पर 3000 ईसा पूर्व ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। डैश का विकास 5000 BC में मालवा से दक्षिण की ओर और उत्तर में गंगा की घाटी तक हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सिंधु घाटी सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है और ये कब अस्तित्व में आई? तो मैंने आपको बताया था कि कुछ में आपको 2500 ईसा पूर्व मिलेगा। तो यहाँ पर आपका 2500 ईसा पूर्व में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य को बनाने के लिए सीख गए थे कि तांबा और टिन को यदि मिश्रित करेंगे, उनको मिलाएंगे तो कांस्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान पूछा गया है। तो देखो, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है। आजमगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है तीनों ऊपर के। मोहनजोदाड़ो का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला होता है। तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। और ये जो भाषा है ये सिंधी भाषा है। मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और हिंदी में इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। सबसे पुराना वेद इनमें से कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वेद है वो आपका है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद सबसे पुराने वेदों में आता है। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल हैं? तो ऋग्वेद के अंदर आपके 1028 भजन हैं। ऑप्शन नंबर बी 1028 भजन हैं। ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं? मंत्र बोल लो, भजन बोल लो। 1028 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में अथर्ववेद बताता है। ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? तो संगीत का वर्णन जो किया गया है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से शाम वेद जो है इसमें संगीत का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए शाम वेद में संगीत का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का शब्द का उल्लेख मिलता है? तो वसुधैव कुटुंबकम ये महा उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो टोटल उपनिषद हैं 108, उसमें से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। टोटल 108 हैं और उसमें से 11 को मेन माना जाता है, मुख्य माना जाता है। सबसे पुराना उपनिषद इनमें से कौन सा है? तो सबसे पुराना जो उपनिषद है वो है आपका छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी छांदोग्य उपनिषद राइट आंसर है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसके पहले यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन यदि आपको यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। तो अपने आप वीडियो आपको शो होने लगेंगे कि ये वीडियो अपलोड हुआ है, अपने आप शो होने लगेगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। क्वेश्चन है आपका 50वां कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो थे उनकी संख्या कितनी थी जो बाद में महाजनपद बन गए? तो टोटल महाजनपदों की संख्या जो थी ये आपकी थी 16। ऑप्शन नंबर ए 16 महाजनपद थे। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे वह कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर बने थे? पार्श्वनाथ जी जो थे वो पहले क्षत्रिय थे और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। बाद में चल के उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और जैन धर्म में कौन से नंबर के तीर्थंकर बने थे? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।